वेलकम बैक। आप लोगों का हमारे आपके चैनल ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट देख लिया था और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एक दो जो न्यूमेरिकल्स थे उसको हम लोगों ने समझ लिया था। चूँकि हमने देखा था कि जो एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट लॉ में जिस एक्सटर्नल फोर्स की बात की गई थी वो केवल क्वालिटेटिवली बात की गई थी। केवल स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको अगर स्टेट ऑफ मोशन में लाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। हिंट उसने जरूर दे दिया था कि फोर्स को रिलेट करना है आपको स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए, लेकिन वो क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली नहीं बता पाया था। तो मैथमेटिकली बताने के लिए हमने देखा कि न्यूटन का सेकंड लॉ आया कि बताने के लिए कि कितना फोर्स लगाने पे कितना एक्सीलरेशन में चेंज आएगा या कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो हम लोगों ने उसका स्टेटमेंट देख लिया था और स्टेटमेंट जो देखा था वो स्टेटमेंट के दो फॉर्म हमने देखे थे। एक तो मोमेंटम के टर्म में देखा था कि जो एफ एक्सटर्नल होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, और दूसरा स्टेटमेंट देखा था उसी से डिराइव किया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जिससे हम लोग बचपन से ही क्या थे, परिचित थे। फिर हमने देखा था कि जो है जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो चूंकि जो है वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स जो है, तो वेक्टर फॉर्म में उसको लिखने के लिए देख लिया था, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया था, उसकी ऐसा यूनिट भी डिफाइन कर लिया था और उस पर जो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी न्यूमेरिकल्स थे उसको भी हमने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग कुछ न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि कैसे न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई किया जाए, और इस पे बेस्ड दो चार न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे सो दैट कि जो हम कह रहे हैं वो आप क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग लिखने के बजाय समझने पे फोकस करें, क्योंकि समझ ही है जो क्या करेगा, अल्टीमेटली आपके पास रह जाएगा। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है आइंस्टीन का, पढ़ने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम लिखने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, जो कुछ समय बीतने के बाद जो कुछ हमारे दिमाग में रह जाता है वही हमने सीखा है, वही हमने लर्न किया है, उसी को हम लोग लर्निंग कह सकते हैं। बाकी किसी चीज़ को हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। और हम लोग जानते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब जो आप वही पढ़ रहे हैं वही आप क्या कर लें, प्रैक्टिकल कर लें। तो आप देखेंगे कि मैंने जो भी आपको टॉपिक समझाता हूँ उसको मैं कोशिश करता हूँ आपके रियल लाइफ से जोड़ के उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सही भी है, किसी चीज़ में आप जितना टाइम देंगे उतना ही क्या करेगा, रेसिप्रोकेट वो करेगा, उतना ही जो है आपको ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रिटेंशन पावर रहेगा। क्योंकि ये कहा जाता है किसी चीज़ को आप जितना ही ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा टाइम तक वो आपके माइंड में क्या करेगा, रुकेगा, उतनी ज़्यादा तक टिकेगा, उतनी ज़्यादा देर तक वो मेमोराइज रहेगा। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूटन सेकेंड लॉ से ऑफ मोशन से रिलेटेड। पहला पॉइंट है जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन द सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू जीरो इम्प्लॉयज दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड लॉ का अगर आप स्टेटमेंट याद करें, ये तो फर्स्ट लॉ से भी हम लोग देखते चले आए हैं कि क्या होता था, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और इधर मैं अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात कर लूँ तो एफ का बेसिकली मतलब ये एफ नेट आप कह सकते हैं या एफ एक्सटर्नल कह सकते हैं, जो भी आप इसको कहना चाहें, जो कि फोर्स की मास जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, ये लग गया। अब यहाँ से देखिए, अगर जो है आपका कोई फोर्स ही नहीं लगा, एक्सटर्नल कोई नेट फोर्स ही नहीं लगा, यही जीरो हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, जो कि इम्प्लॉइज करेगा क्या, एक्सेलरेशन जीरो। implies that the second law is obviously consistent with the first law। हाँ बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। कैसे कंसिस्टेंट का क्या मतलब यहाँ पे हो गया बेटा, वहाँ पे जो स्टेटमेंट था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसमें कोई चेंज उसकी वेलोसिटी में आया नहीं, रेस्ट से ना मोशन में आया ना मोशन से वो। और दूसरा क्या था, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तब भी यूनिफॉर्म मोशन को भी चेंज करने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो यानी कि अगर एफ जीरो है तो उसके जो है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, या रेस्ट उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में कोई नहीं चेंज आएगा। यही ये मैथमेटिकली डायरेक्ट बोल दे रहा है कि जो हमारा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स, अगर वो जीरो है तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। यहाँ पे इसका हम लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ अगर ध्यान से देखें हम लोग, क्रूज बैलेंस्ड फोर, अगर इसको देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है थ्रस्ट कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ थ्रस्ट लग रहा है। और ड्रैग फोर्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है अगर आगे जा रहा है इस तरीके से थ्रस्ट लग रहा होगा तो एयर क्या होगा, इसके अपोजिट ही होगा। और चूंकि ये एक पर्टिकुलर हाइट पे अपने आप को मेंटेन भी करता है, तो क्या हो जाता है उस हाइट पे, तो यानी कि वो क्या है, बैलेंस भी है, नीचे गिर भी नहीं रहा, यानी कि वेट को भी किसी तरीके से क्या किया गया है, लिफ्ट के द्वारा मैनेज किया गया है। यानी कि यहाँ क्या है, चारों फोर्सेज आपस में क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और तो जिस भी वेलोसिटी से, ये जिस भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है प्लेन, तो वो क्या करेगा, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा, जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा, जो कि कंसिस्टेंट हो गया इस किसके साथ, जो ये कह रहा है कि अगर एफ जीरो है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। अगर यानी कि ये अगर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा, इसी से ये चलता जाएगा। तो जब इसमें क्या किया जाएगा, थ्रस्ट बढ़ाया जाएगा या कुछ बढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा, ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वही लिखा है, एरोप्लेन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्यों रहेगी, क्योंकि जो है यहाँ पे कोई फोर्स के यहाँ सारे आपस में बैलेंस है। विद द कांस्टेंट एयर स्पीड एरोप्लेन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड, वही वो बार बार बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब चूंकि जो है न्यूटन्स लॉ जो है वो वेक्टर लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ वेक्टर लॉ है, मैंने पहले भी बताया कि एफ इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इनको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जाए, किसी भी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, 3 कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के इज इक्वल टू मास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हो गया। तो यहाँ से अगर करें एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के इज इक्वल टू एम ए एक्स प्लस एम ए वाई प्लस क्या हो गया, एम ए जेड। अब यहाँ से अगर कंपेयर कर लें तो जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट, वाई क्या है, जेड। तो यहाँ से कई बार बोला भी जाता है, यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स कंपोनेंट क्या है, और इसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, वाई कंपोनेंट क्या है फोर्स का, इसके बराबर है एम ए वाई का। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, एम ए जेड के बराबर मैंने आपको समझाया था, जब प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बताया था, तो मैंने बोला था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मोशन इन प्लेन है। मोशन इन प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा होगा। हमने कहा था उसके मोशन को, जो प्रोजेक्टाइल का मोशन, उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, और हॉरिजॉन्टल में किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं, वहाँ पे जो हमारा वी नॉट था, ये तो क्या आ जाता था, वी नॉट थीटा, अगर ये एंगल है वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा। तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता था, नीचे वाला कंपोनेंट क्या होता था, पूरी तरीके से अलग होता था। इसका क्या मतलब था कि जो है आप ऊपर वाले कंपोनेंट को 1 डायमेंशन का केस मान लीजिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले को 1 डायमेंशन का केस मान लीजिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, जो रिक्वायर्ड हो फाइंड आउट करिए। और हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको किया भी था। तो वही यहाँ बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा तो केवल उसी के कारण आएगा जो कंपोनेंट, जो फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये सिंपल सा एक, ज़्यादातर केस में क्या दिया जाएगा, कांस्टेंट फोर्स दे दिया जाएगा आपको, और उसकी डायरेक्शन आपको पता होगी जितना बस। लेकिन ये है क्या है कि कई बार डीप में क्वेश्चन पूछ लेता, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। वैसे ही इसका दूसरा फॉर्म क्या है, हम सभी को पता है कि एफ जो है किसके बराबर होता है, डी पी अपॉन डी टी के। तो अगेन इसको अगर कंपोनेंट के फॉर्म में रखेंगे, चूंकि लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पी एक्स, ये पी वाई, और क्या आ जाएगा, ये पी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका, अभी इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये समझ लीजिए कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसमें अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, सोचो फोर्स जो है इधर पे लग रहा है टोटल,
और ये किससे बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसमें अगर कोई चेंज आएगा तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण केवल आएगा एफ कॉस थीटा, इसके वर्टिकल कंपोनेंट जो एफ साइन थीटा होगा इसके कारण कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। इसके जो वेलोसिटी में चेंज u से मान लो v हो गया, यानी कि v माइनस यू जो आया वो किसके कारण हुआ, x कंपोनेंट के कारण हुआ, अगर किसी एंगल पे है। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ा था। आइए आगे देखते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे हमने समझाया हुआ है, एक बार बस मैं पढ़ के आपको रिलेट कर देता हूँ जो आपको समझाया है। दिस मीन्स दैट, वही जो अभी मैंने कंपोनेंट किया था उसका मतलब क्या था, जो अभी आपने देखा एफ एक्स वाला क्या था, डी पी एक्स अपॉन डी टी के बराबर था, ठीक है, और एम ए एक्स के बराबर था। यही एफ वाई जो कंपोनेंट है डी पी वाई अपॉन डी टी के बराबर है, यही क्या हो गया, एम ए वाई के बराबर है। एफ जेड जो है किसके बराबर है, डी पी वाई अपॉन टी इज इक्वल टू एम ए जेड के बराबर हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है, मीन्स दैट इफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बट मेक्स सम एंगल विद इट। वही कह रहे हैं कि अगर जो फोर्स है, अभी भी हमने बोला, मान लो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसकी एक्स डायरेक्शन में है और कितनी वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी है, और फोर्स जो है इसके पैरेलल नहीं है, मान लो इस पे इसी एग्जैक्ट इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, इसी पे मान लो ये हमारा पार्टिकल है, अगर इसी पे फोर्स लग रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इसी पे फोर्स लग रहा है तो कंपोनेंट पे, लेकिन अगर इस पे ना लग के इसके टॉप पे लग रहा हो, कुछ एंगल थीटा बनाता हुआ लग रहा हो, ओनली इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये कौन सा कंपोनेंट, अगर ये एफ है तो ये क्या करेगा, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस एक्स एक्सिस के वेलोसिटी में चेंज कर लाएगा, जिससे एक्सेलरेशन आएगा। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल, द फोर्स रिमेन्स क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। वो तो वही वाली बात हो गई ना, ये देखो ये वेलोसिटी थी, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला तो क्या था, रिमेन्स अनचेंज था ना, यू कॉस थीटा, इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था ना, केवल वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा था यू साइन थीटा, यही वाले कंपोनेंट में चेंज आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल का जो ये पाथ जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे केवल क्या बचता है, वी एक्स कंपोनेंट बचता है, वी वाई वाला कंपोनेंट क्या होता है, पूरी तरीके से जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल इन, देखो मैं बात कर रहा था, अभी गया ये एग्जाम्पल, For example, in the motion of a projectile under the vertical gravitational force, वही हमने बताया ना, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या था, अंडर वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स, जब इसको ऐसे देखा गया था, फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। तो जो इसका कंपोनेंट, इसको हमने क्या किया था, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया था, एक जो है वर्टिकल कंपोनेंट था, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट था, ये वाला हॉरिजॉन्टल, अगर ये यू भी नॉट था, इधर क्या था, बी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या आ गया, अर्थ के हर सरफेस पे ही आ गया, तो सरफेस पे ग्रेविटी का कोई काम रह ही नहीं जाता। तो ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पे काम कर रही थी, केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे, जो वी साइन थीटा आया था, ठीक है। तो क्या आ रहा था, केवल इसी कंपोनेंट में चेंज आ रहा था, जी के कारण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू द वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। मैंने पहले फोर्स का दिखाया कि अगर फोर्स किसी एंगल पे है, अभी मैंने थीटा को दिखा दिया, अभी मैंने क्या दिखा दिया, वेलोसिटी को दिखा दिया कि अगर वो किसी एंगल थीटा पे है, उसके केस में हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, हाँ इसी को समझते हैं हम लोग, इसी का देखते हैं। हाँ तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, घूम घुमा के वही बात है, बस जो है जो आप समझ चुके हैं कि कंपोनेंट पे ही काम करता है। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या करता है, सिंगल पॉइंट पार्टिकल पे एप्लीकेबल होता है। अभी आपको फोटो से दिखाते हैं। एफ इन द लॉ स्टैंड्स फॉर द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है कि जो एफ नेट जो बार बार एफ एक्सटर्नल हो रहा था, वो किस पे, वो क्या था, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल ही था। एंड स्टैंड्स फॉर द, और जो एक्सीलरेशन था उसमें जो फोर्स था
वो नेट एक्सटर्नल एक्सेलरेशन स्टैंड्स फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फोर्स के कारण कितना एक्सेलरेशन आएगा। एनी इंटरनल फोर्सेज इन द सिस्टम आर नॉट बी इंक्लूडेड इन एफ। ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में बात कर ही लिया था। जैसे कि इंटरनल फोर्स का मतलब क्या हो गया, इंटरनल फोर्स का मतलब हो गया जैसे टॉर्सनल फोर्स हो गया, जैसे शियर फोर्स हो गया। शियर फोर्स के बारे में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में बात करेंगे। शियर फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सब के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे जो बॉडी के अंदर फोर्सेज होती हैं उस पर जो है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। सॉलिड्स में क्या होती है, बैलेंस्ड होती हैं, तभी तो सॉलिड के पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इंटरनल फोर्सेज वैसे भी क्या है, मोशन में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, क्योंकि वो आपस में बैलेंस रहते हैं, अनबैलेंस तो रहते नहीं। और अनबैलेंस भी अगर होते हैं शियर या स्ट्रेस या स्ट्रेन के कारण, अगर उनके अंदर कोई बॉडी पार्ट में चेंज भी आता है स्ट्रेन वगैरह लगाने के बाद, तब भी वो एक पर्टिकुलर सॉलिड में शेप में आने के बाद कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो बैलेंस होते हैं। तो जो भी चेंज आने वाला है सिस्टम में, वो किसके कारण आने वाला है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने देख लिया था, कभी फ्रिक्शन था, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स था, कभी फ्रिक्शनल फोर्स था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज लोकल, is a local relation, which means that force F, जब कोई फोर्स काम किया at point in the space, the location of particle at a certain instant of time related to at that point at that instant। हाँ obvious सी बात है, acceleration here and now is determined the force here and now, not by the any history of the motion। इसको जरा सिंपल वर्ड में आपको मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। कि सपोज कीजिए आपने क्या किया, एक जो है 11th-12th को काफ़ी इन्जॉय किया, जब आप 11th-12th में थे काफ़ी इन्जॉय किया आपने, बस क्या कितना पढ़ा, जितना बोर्ड में ज़रूरी था अच्छे नंबर लाने के लिए आपने उतनी मेहनत कर ली। उसमें आपने क्या किया, केवल बोर्ड पे फोकस किया। तो जो आपने उसमें फोकस किया, बोर्ड पे फोकस किया, तो बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आ गए, मान लो 90%, 95% नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन जब आप मान लो अगर मैथ्स से हैं तो आपने जेई में बैठे, और अगर बायो से हैं तो आपने कहाँ बैठे, नीट में बैठे। तो जब आप जेई में पहुंचे बैठे तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, बेकार हो गया। नीट में भी क्या हो गया, आपका रिजल्ट बेकार हो गया। तो क्या है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, आप बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के फोकस से आप कर रहे थे, क्योंकि आपका फोकस बोर्ड पे था, तो आपने बोर्ड में अच्छे नंबर लाए। फिर उसके बाद सपोज कीजिए यहाँ से आपने मैथ लिया था, तो फिर 1 साल आपने किसको दिया, जेई को दिया, और जेई में अच्छे रिजल्ट आ गए। वही कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी पार्टिकल में, सपोज कीजिए ये पार्टिकल जो है पहले एरोप्लेन में था, अगर पहले एरोप्लेन में था, लेकिन अगर तब कहाँ सारा चीज़ क्या डिटरमाइन, जो एरोप्लेन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसी के कारण ये एक्सेलरेशन में रहेगा। लेकिन अगर ये एरोप्लेन को छोड़ देता है, अब जो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, जो आएगा वो किसके कारण आएगा, अगर ये अर्थ के एयर स्पेस में है तो ग्रेविटेशनल, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसी के कारण आएगा इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको देख भी लिया था। तो आपको एक फोटो में दिखाता हूँ, वहाँ से आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये जो मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है या कोई पार्टिकल है जो पहले ट्रेन में था, तो जो ट्रेन का एक्सीलरेशन रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन रहा होगा जब ये ट्रेन में रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसने क्या किया, इसको ट्रेन से फेंक दिया गया, ये इसकी क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब जब ये ट्रेन से बाहर आ गया, तो जब आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि अब इस पे क्या कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन कितना नेट एक्सटर्नल फोर्स हुआ, उसी नेट एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। वही लिखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्स एट दैट इंस्टेंट। यानी कि इससे पहले ट्रेन में था, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, अब उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये जब बाहर आ गया तो इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, केवल उसी को देखिए, उसी इंस्टेंट पे जो फोर्स काम कर रहा होगा उसी के कारण जो है एक्सेलरेशन आ रहा होगा। उसी को बड़े अच्छे क्रिस्पी वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हियर एंड नॉट एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन। हिस्ट्री ऑफ द मोशन क्या, पहले ट्रेन में था, तो अगर ट्रेन को आप रेफरेंस ऑफ फ्रेम मान के सॉल्व कर रहे थे, जब ट्रेन के अंदर था तो ट्रेन वाले एक्सटर्नल फोर्स को देखेंगे, उसके कारण जो एक्सेलरेशन था। लेकिन अगर अब वो क्या हुआ, ट्रेन से फेंक दिया गया और आप उसको बाहर से देख रहे हैं, उसी के सामने खड़े हैं, आप देख रहे हैं, तब क्या देखेंगे, आपको तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है, कंसिडरेशन में करना है। अभी 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, तो क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो वही इसमें लिखा हुआ था
द मोमेंट आफ्टर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, जब क्या कर दिया गया, उसको ट्रेन से ड्रॉप कर दिया गया आउट ऑफ एक्सिलरेटेड ट्रेन, इट हैज नो हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन। मान लो पहले क्या था, ऐसे ट्रेन चल रही होगी तो इसमें क्या रहा होगा, हर जो इस वेलोसिटी से उसका एक्सिलरेशन चेंज हो रहा होगा, इस वेलोसिटी से पार्टिकल भी चेंज कर रहा होगा। लेकिन अब वो जब गिर गया तो अब क्या क्या लग रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्या रह जाएगा, केवल ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एक इसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, जैसा एक्ट करेगा। आर फोर्स, एक्सिलरेशन आर फोर्स, इफ ए रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड द स्टोन carries no memory of acceleration with the train a moment ago। वही हमने बताया कि आपको क्या ध्यान देना है जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर, ये भी कोई खराब तरीका नहीं, बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए बोर्ड में अच्छे लाइए, जब जेई में आ गए तो आप जेई के लिए मरिए, उस लेवल के लिए करिए, और अगर नीट में आ गए तो आप नीट के लेवल के लिए उसमें करिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। आइए इसको हमने अभी तक एक्सपीरियंस से सीखा, एग्जाम्पल से सीखा, जो हमने पहले एग्जाम्पल्स पढ़ रखे हैं अर्लियर चैप्टर्स में, उनके सिचुएशन से सीखा। ये जरा न्यूमेरिकल से इसको फील करने की कोशिश हम लोग करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ज़रा आप लोग पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर को कॉमेंट में बताइए। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ xt इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर xt दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है टाइम के साथ में। xt का सिंबल आप लोग बहुत बचपन से जानते हैं, वो दिया गया है वेयर, जहाँ पे p की, q की और r की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। पी क्यू और आर इसकी वैल्यूज दी गई है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमको निकालना। अब ये सी बात है, हमको फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए हम सभी को पता है क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो अगर एक्स टी आपको दिया है पी टी प्लस क्यू टी क्यूब प्लस आर टी क्यूब जो दिया हुआ है, तो इसको क्या करें, आप सभी को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे हम लोग दिखाते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स टी, सिंपल सा इसको एक्स मानिए, टी का मतलब टी में वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, डी अपॉन डी टी पी टी प्लस क्यू टी क्यूब प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यूब। अब आप सभी को पता है डिफ्रेंसिएशन का एक रूल हमने आपको बताया था, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अगर टी की पावर एन है तो ये क्या हो जाता है, एन आगे आ जाता है तो हो जाता है एन टी एन माइनस वन। यानी कि अगर डी अपॉन डी टी टी की पावर 3 हो, ये क्या हो गया 3t 3 माइनस वन कितना हो गया 3t स्क्वायर। तो इसको करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे t की पावर 1 है, t की पावर 1 है तो 1 को लेके आएंगे, 1 माइनस वन करेंगे तो केवल क्या बचेगा, p बचेगा यहाँ पे, प्लस अगर 2 है तो 2q ये कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएंगे, ये डिफ्रेंसिएशन से बच जाएंगे, 2q यहाँ पे क्या बचा t, प्लस जब इसको लेके आएंगे 3rt स्क्वायर, ये हमारा क्या मिल गया, हमको वेलोसिटी मिल गई। अगर आपको वेलोसिटी मिल गई तब अब आप लोग जानते हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, हमारा एक्सीलरेशन। यानी कि अगर डी वी अपॉन डी टी कर दें, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, ये वेलोसिटी हो गया किस टाइम पे, टी टाइम पे। ऐसे ही जब ये वेलोसिटी को हम लोग कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे टाइम के साथ में, तो अगला जब करने जाएंगे बेटा, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी टी पी प्लस 2qt प्लस 3rt स्क्वायर, ठीक है, rt स्क्वायर हो गया। अब इसको जब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है, प्लस यहाँ क्या बचा 2q बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 6rt। तो ये हमको क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। और एक्सेलरेशन हमको पता है, मास हमको पता है, एक्सेलरेशन किस टाइम पे चाहिए, 2 सेकंड पे, 80 था। तब a 2 सेकंड पे जहाँ जहाँ t है वहाँ पे रख दीजिए, ये तो 0 हो गया था, यहाँ क्या हो गया 2q प्लस जब यहाँ रखेंगे तो 12r हो गया, और q और उसकी वैल्यू दी हुई हमारे पास, q की वैल्यू जो दी गई है वो 4 दी गई थी, कितना हो गया 8 प्लस जो
आर की वैल्यू दी गई है, 5 दी गई थी, कितना हो गया 60 थी, कितना आ गया 68 आ गया। 2 सेकंड पे जो एक्सेलरेशन आ गया वो 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या लगा देंगे, अपना जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है वो लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारा 2 इंटू 68 कितना आ गया 136 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। देखो 68 ध्यान से देखिएगा, 68 भी ऑप्शन में दिया गया, थोड़ा भी कैलकुलेशन एरर हुआ और जल्दी में आप हुए तो एक्सेलरेशन को ही आप आंसर करके चले आएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अभी जो मैं कंपोनेंट के लिए बात कर रहा था, ये क्वेश्चन कंपोनेंट के लिए सही है। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स। हमें क्या दे दिया गया है, फोर्स दे दिया गया है, और किस फॉर्म में दिया गया है, वेक्टर फॉर्म में, आई जी के फॉर्म में। तो जो एफ पहले हमें दिया गया वो दिया गया -3i + 4j। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, तो fx fy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -3i + 4j। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो कंपोनेंट बताया था -3 न्यूटन आ गया, fy कितना आ गया 4 न्यूटन आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, आप 4x कंपोनेंट y कंपोनेंट का फोर्स मिल गया। अगला देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी जो दे दी गई है हमको, वो मतलब दोनों दी गई, चूंकि वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये t = 0 पे दी गई 6i - 12j ही दे दिया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको भी हम uxi + uyj में लिख सकते हैं। तो 6i क्योंकि 2 डायमेंशन -12j, और यहाँ पे अगर ux की बात करें तो कितना आ गया 6 आ गया, और uy की बात करें तो कितना आ गया -12 आ गया। अब कह रहा है कि टाइम एट व्हिच विल हैव वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 चाहिए। तब फाइनल वेलोसिटी अगर हमको चाहिए होती है तो हम किसके पास जाते हैं, u + at इसके पास। और इसका वेक्टर फॉर्म आप जानते हैं, अगर x कंपोनेंट की मैं बात करूं तो vx ux + ax × t। देखिए कंपोनेंट ही रख रहे हैं, अगर इसका y कंपोनेंट की बात करें तो vy = uy + ay t। बट हमें क्या करना है, x कंपोनेंट की ही बात करना है अभी, क्योंकि केवल हमको y एक्सिस पे वेलोसिटी चाहिए, x पे तो चाहिए नहीं हमको। जब x पे नहीं चाहिए तो ये वाला इक्वेशन लगेगा, इसमें जरा x को 0 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दिया, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 6 है, प्लस हमारा जो एक्सेलरेशन है, हमारा जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे क्या है, एक्स डायरेक्शन में हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, और टाइम क्या चाहिए हमको, टाइम ही क्या करना है, बताना है। अब एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा हमको एक्स एक्सिस में, आपको पहले भी पता है कंपोनेंट को, अगर आपको याद हो fx = मैंने अभी आपको पढ़ाया था dpx/dt, और इसको कैसे पढ़ाया था max। इम्प्लॉइज दैट, इसको इसके साथ में रख लेते हैं, अभी मेन फॉर्म है, तो ax = क्या हो गया fx/m, और fx/ क्या है, ये हमारा x कंपोनेंट है, यानी कि 3 है, 3, और मास कितना है हमारा 5, यहाँ पे t क्या हमको निकालना है। अब इसको इधर लेके आएंगे, अब इसको अगर इधर हम लेके आएंगे, ये देखिए यहाँ पे -3 न्यूटन था, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो ये माइनस की प्रॉब्लम आ जाएगी। फिलहाल माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 = क्या हो जाएगा, -3/5t, और यहाँ से 3 × 2 = 6, और यहाँ पे t = क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 10 सेकेंड आ गया। अब देखिए, जो मैं कंपोनेंट की बात कर रहा था, अगर आपको कंपोनेंट नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। अब जब t = 10 सेकेंड वो होगा जिसमें हमारा क्या होगा, x कंपोनेंट 0 होगा। जब x कंपोनेंट 0 होगा तो जो फाइनल होगा v = क्या होगा, vxi + vyj। ये वाला कंपोनेंट क्या है, 10 सेकंड पे 0 है, केवल हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, vyj वाला कंपोनेंट। तो v क्या आ जाएगा 10 सेकंड पे। जो कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि थोड़े डीप में भी क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, आते हैं। जरा अगले इसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करें, वापस इसको देखें और क्या करें, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। ए कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्वायर्स ए वेलोसिटी अलोंग ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं है,
हमने देख लिया ये हमारे पास, मान लेते हैं ये नॉर्थ हो गया, इससे जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलोगे तो ईस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, नहीं तो यहाँ पे वेस्ट आएगा। एक और से वेलोसिटी अलोंग द ईस्ट हो गया, वो तो वैसे भी पता चल जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ईस्ट में आई होता है, और ये क्या होता है, जे होता है, इधर वाला माइनस जे होता है, इधर वाला माइनस आई होता है। Assuming the car moves uniform acceleration, the force exerted on the car is, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि u क्या हो गया, 0 हो गया, रेस्ट से u क्या हो गया, 0 हो गया, और इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 0i लिखने का कोई सेंस नहीं। और एक्वायर्स करने के बाद v के पास क्या हो गया, vi अगर इनके मैग्नीट्यूड की मैं बात कर लूँ, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, और एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है यानी कि क्या है, इसके जो भी वेलोसिटी हर सेकंड चेंज हो रही हो, क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का यही मतलब हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो है 0 है, तो जो भी चेंजेस आ रहे होंगे वो v के बराबर, हर सेकंड कितने उसकी वेलोसिटी होती जा रही है, एक्सीलरेशन जो होता जा रहा है वो कितना होता जा रहा है, v मीटर पर सेकंड माइनस 2 यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार, तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है v ग्रेटर देन क्या है, 0 है इसमें। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको आपको लिखना है सिंपली, तो कैसे आप बताएंगे इसको, अगर आपको बताना है सिंपल आप बताइए। एक्सेलरेशन निकालिए इसका, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी माइनस डेल्टा टी, जो टाइम लगा t2 माइनस t1। तो ये v माइनस यू क्या है हमारा, 0 है। कितना लगा टाइम इसको, 2 सेकंड समय लगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, mv अपॉन 2। mv अपॉन 2 हमारे पास कई जो है। अब इसमें अगर ध्यान से देखिए तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, mv बाई 2 ईस्टवर्ड होगा तो कन्फर्म है, एंड एग्जर्टेड बाई द कार इंजन। ऑब्वियस सी बात है, कार इंजन को फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमने फ्रिक्शन ना होता। हमने देखा है, क्योंकि फ्रिक्शन होने के कारण ही कार इंजन को फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो ईस्टवर्ड एंड इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द रोड। ये एग्जाम्पल मैंने कराया था फर्स्ट लॉ मोशन, अगर आपको याद हो, उसमें तीसरा एग्जाम्पल जाके मैंने कराया था, कार वाला ही एग्जाम्पल दिया था कि जो इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है वो किसके कारण लगाना पड़ रहा है, फ्रिक्शन के कारण। यानी कि जो एक्सेलरेशन इसमें आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, फ्रिक्शन के कारण आ रहा है। मोर देन mv बाई 2 ईस्टवर्ड एक्सर्टेड ड्यू टू द इंजन एंड ओवरकम द फ्रिक्शनल। मोर देन तो हो ही नहीं सकता, ये लिखा तो सही है, ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द रोड, ये बिल्कुल सही रीजन लिखा है। यहाँ से देख सकते हैं, ईस्टवर्ड एक्सर्टेड ड्यू टू द इंजन ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ द रोड। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये मोर देन नहीं है बेटा, ये इक्वल टू है। तो हमारे पास ऑप्शन को एम बी एक्सर्टेड बाय द इंजन, ये तो पहले ही क्या हो गया हमारा, गलत है। अब सोचिए, अगर वो हमने तीसरा एग्जांपल आपको डीप में मैंने नहीं पढ़ाया होता और एग्जैक्ट आपको नहीं बताया होता कि वो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ किस कारण रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या होता, आपसे सॉल्व नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with the speed of 90 meter per second enter a heavy wooden block and is stopped after distance of 60 centimeter। ध्यान से देखिएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या है, मीटर में है, और जो डिस्टेंस इसका कवर कर रहा है वो कहाँ है, सेंटीमीटर में है। यानी कि यस क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। अगर इसको लिखें तो 60 × 10⁻⁻2 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो इसका मास दिया गया है उसका बाद में यूज करेंगे, 4 kg दिया गया है। लेकिन जो मूविंग विद द स्पीड इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई 90 ms-1, इसका पहले यूज करेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स
एक्जर्टेड बाय द ब्लॉक। जैसे ही फोर्स आ जाए, चाहे रेजिस्टिव फोर्स आए, रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है तो फोर्स हो गया, नहीं तो रेजिस्टिव फोर्स। फोर्स इक्वल टू हमको मास इंटू एक्सीलरेशन। किसी तरीके से अगर एक्सीलरेशन मिल जाए हमारी बात बन जाएगी। तब एक्चुअली इनसे जो है आप इक्वेशन आप मोशन में लगा के देखिए, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है ये देखिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से भी बात बन सकती है, और कहाँ से बन सकती है, देखो s दिया गया है, s तो एक ही में आ सकता है, तो यहीं से बात बन जाएगी हमारी। ठीक। तो जब जाके एंटर करेगा बेटा वो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी, 0 जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दी हुई है, 90 मीटर पर सेकंड, तो ये 90 इंटू 90 हो गया प्लस 2a। और क्या कह रहा था, 60 डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 60। अब ध्यान से देखिए 90 इंटू 90 को मैं इधर ले आया, ये माइनस में आ गया, 90 इंटू 90 2a इंटू क्या हो गया 60। देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, इसको करेंगे तो ये कितना आ गया 45 आ गया। 45 है, 3 2 जा 6 हो गया, ये कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये 15 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको कभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें, क्लियरली ऐसे सॉल्व करने, 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। देखो ये जीरो हमने कट कर दिया। ठीक है, अगर ये मैं 3 2 जा करूँ और यहाँ पे क्या करूँ 3 3 जा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 1 जा, यहाँ पे कितना आ गया 45, ये आ गया। अगर इसको हम करें तो कितना आ गया 135 माइनस के साथ में डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारा, कितना मीटर पर सेकेंड बचा। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमको एक्सेलरेशन मिल गया। सॉरी, यहाँ पे जो रखा गया सेंटीमीटर में रखा गया है, यहाँ पे आप क्या करिए 10 टू द पावर माइनस 2 भी रखिए, 10 टू द पावर माइनस 2 भी रखिए, क्योंकि जो है हमारा हम लोग वो भूल गए, यहाँ पे क्या आ गया 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया। अब आप लगा दीजिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू मास कितना 0.04 kg, एक्सेलरेशन कितना है 135। चूंकि रजिस्टिव फोर्स है तो ये नेगेटिव में आना है, तो नेगेटिव आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस। तो इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उस चीज़ को वही एग्जैक्ट सॉल्व किया गया है। एक्सेलरेशन जो हमारा आ गया है हमने लिख दिया, 90 इंटू 90 रख दिया। अब इन्होंने देखो जो हमने 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रखा था, तो इन्होंने क्या किया उसको डायरेक्ट मीटर में डिवाइड करके, तो यानी कि जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर था इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, या फिर इसको क्या लिख सकते हो 6 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि कितना हो गया 0.06 मीटर। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते तो कितना हमारा आता है 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द रिटार्डिंग फोर्स या मास इनटू एक्सेलरेशन हमने लगा दिया, तो नेगेटिव में कितना आ गया ये 270 न्यूटन। द एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स एंड देयर बाय रिटार्डेशन ऑफ ए बुलेट मे नॉट बी यूनिफॉर्म। द आंसर देयरफॉर ओनली इंडिकेट्स द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो क्या आ जाएगा आपका 270 न्यूटन का क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय द, ऐसा ये सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि अंडर ग्रेविटी का फोर्स है t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, इसको दो बार डेरिवेटिव कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो जैसे आप करेंगे क्या, इसकी वेलोसिटी चाहिए तो आपको क्या हो जाएगा ये dy बाई डी टी। जैसे इसको डेरिवेटिव करेंगे तो देखो u तो कांस्टेंट है, u रह जाएगा, t का जो है 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 2 हाफ 2 इंटू जी टी आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया प्लस u प्लस कितना आ गया जी टी आ गया, ये v आ गया। अब इसी को एक बार और डेरिवेटिव आप कर दीजिए, कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये टर्म जीरो जाएगा, केवल जी बचेगा। आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है m है, जो दिया गया है मास m है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर आया जी। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, अंडर ग्रेविटेशन ये जी आ गया, तो किसके 10। The given equation describes the motion of a particle under acceleration due to a gravity, and y is the position of coordinate in the direction of g। obvious सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा ये करा दिया था, हाँ ये क्वेश्चन छूटा नहीं था, करा दिया था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और आप लोग वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए वन बाय वन। क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड अदर टू ए स्मॉल पेग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल हॉरिजॉन्टल टेबल हो गया। ठीक है, इस पे मान लो क्या लगा हुआ है, एक पेग लगा हुआ। ठीक है, इसी से क्या किया गया है, ये हमारा मास है, एम मास का जो है इसकी लेंथ क्या है, इसे बांधा गया। ठीक है, वही कह रहे हैं, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल कनेक्टेड टू द पार्टिकल, ये हमारा क्या हो गया, एम मास का क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। एंड द अदर टू ए स्मॉल पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हमारा क्या था, पेग था। पेग की मतलब क्या हो गया, एक खूंटी हो गई। जैसे ऐसे ये टेबल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है, या इसी पे खूंटी लगा दी गई। अब इसी से रस्सी बांध के क्या किया गया है, इसको रोटेट कराया जा रहा है एक पर्टिकुलर पाथ पे, स्मॉल टेबल। इफ द पार्टिकल मूव्स इन द सर्कल विद स्पीड v, अब ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे टेबल पे, टेबल बड़ा है, ये टेबल मैंने छोटा बनाया हुआ है, इस तरीके से क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से, एंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज। हमें क्या बताना है, जो पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके नेट फोर्स कितना लग रहा होगा और वो किसके बराबर होगा। हम सभी को पता है कि जो इसका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्री। सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप जाके ध्यान से देखिएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा होता है, हमारा हैंड प्रोवाइड कर रहा होता है। आप देखिए, अगर इस केस में कौन कर रहा होगा, ये पेग कर रहा होगा, क्योंकि जिसने भी इसको एक बार वेलोसिटी दे के छोड़ दिया होगा, तो इस स्ट्रिंग में क्या आ गई होगी, टेंशन आ गई होगी। अगर जो है इस स्ट्रिंग में बची क्या होगी, टेंशन बची होगी, तभी तो वो रोटेट कर रहा है। अगर टेंशन नहीं होती तो क्या हो जाता है, स्लैक हो जाता, स्लैक हो जाता तो वापस से आके वो, आप सपोज कीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो क्या करेगा, स्लैक करके आके इसी में टकरा जाएगा, स्लैक करके गिर जाएगा रस्सी का। अगर सोचो, अगर आप अपने हाथ से इसको कर रहे होते तो जो आप इसका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपके हाथ के द्वारा एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटर की तरफ प्रोवाइड करा जा रहा है। इसमें इस केस में क्या है, जो काम कर रहा होगा क्या होगा, वो टेंशन फोर्स होगा, जो इसको क्या कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर इज, वो क्या रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहा होगा। और यहाँ पे कोई जो है और फोर्स तुमको पता नहीं चल रहा, ना कोई हाथ है ना कुछ है, तो टेंशन के कारण, जो टेंशन होगा उसी के कारण क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, टेंशन। और जो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल के, जो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, एल है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, आर की जगह क्या आ गया, एल आ गया। ये किसके बराबर होगा, टेंशन के कारण। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा होगा, टेंशन के द्वारा। अगर हाँ कोई पर्सन कर रहा होता तो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था, उस पर्सन के हाथ के द्वारा। और वो उसकी भी वैल्यू कितनी बराबर होती है, एम स्क्वायर बाई टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स आ गया, आप जो है नेगेटिव में इसको लिख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स होता तो आप इसको पॉजिटिव में लिख देते। बस ये कन्वेंशन है, आप पॉजिटिव में भी ले लीजिए, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे उस चीज को। तो जो ये क्वेश्चन है 4.5 वाला, तो एफ जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है, -50 न्यूटन। ये माइनस मैंने क्यों लिया है, रिटार्डिंग फोर्स के कारण, ताकि आप अंतर बता पाएं कौन सा रिटार्डिंग फोर्स है, कौन सा एक्सिलरेटिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, जो रिटार्डेशन पैदा करे, जो एक्सिलरेशन को घटाए। और एक्सिलरेटिंग फोर्स क्या होता है, जिसमें एक्सिलरेशन बढ़ रहा हो। ये कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन दिया, मैंने माइनस ले लिया अपने जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए। इज अप्लाइड टू ए मास, टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, 20 kg के जो है मास पे अप्लाइड किया जा रहा है। kg मूविंग विद द इनिशियल स्पीड जो दिया गया है वो क्या दिया गया, 15 ms माइनस
1 आपको दिया गया है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, यानी कि हमको क्या निकालना है, जब बॉडी क्या हो जाए 0 हो जाए तो उसी टाइम पे कितने टाइम बाद हो जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर आपको दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिया गया है। जैसे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इक्वेशन आप मोशन आप लगा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वो टाइम मिल जाएगा। दिया है फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये कितना दिया है, -50। मास कितना दिया है, 20 दिया है। यहाँ पे क्या हमने लिख दिया एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या आ गया 2.5 ms-2 हमारे पास आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब अगला देखिए हमारे पास अब एक्सेलरेशन भी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये कोई भी इक्वेशन लगा दीजिए, v = u + at जो इसके साथ में दे रहा हो। v क्या करना है हमको, 0 करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15। एक्सेलरेशन क्या है, -2.5। t को हमको क्या करना है, निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, t = कर देंगे तो आ जाएगा 15/2.5। अब इसको अगर क्या करो, यहाँ 0 बढ़ा दो, कितना आ गया, 6 सेकेंड। इसका जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद वो जो जाके क्या हो जाएगा, इस रिटार्डिंग फोर्स के कारण जो 50 न्यूटन लग रहा है, इसके कारण क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, जो 20 kg का हमारा। देखिए यहाँ पे कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को साथ में लगाया गया, किसके, फोर्स के हाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड 2.0 to 3.5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स इन 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी रिमेन्स अनचेंज। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स और नहीं काम कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कुछ नहीं, यहाँ से सीधे देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है, और ये क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या लगा हुआ है, सेकंड टाइम दिया है। यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है इसके क्या कर पाए, किसी और चीज में चेंज ला पाए। तो उसी फोर्स को बताना है जो 2 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड को कर दे रहा है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5 - 2 डिवाइडेड बाई समय कितना ले रहा है, 25 सेकेंड। यहाँ पे कितना आ गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, फोर्स, या फिजिकल टू क्या लगाते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3, और ये एक्सेलरेशन कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 25। जिसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम आएगी इसकी वैल्यू, जो है सॉल्व करने पे कम आएगी। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वही डायरेक्शन हो जाएगी जो वेलोसिटी की हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इसकी डायरेक्शन चेंज, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो रही है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये चल रहा है, ठीक है। पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में कितनी हो गई, 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो चेंज कितनी हुई, इतनी, यानी कि जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body of mass 5 kg is acted upon by perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of acceleration of the body. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और जो है हमें क्या बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है। सिंपल सा ये है, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं फोर्स, वो कैसे काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं, यानी कि थीटा हो गया। इसको तो जो है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो तुम। ये सपोज कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 8 न्यूटन हो गया, ये 6 न्यूटन हो गया। इनके बीच में दो वेक्टर हैं, मान लो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। इनके बीच का जो एंगल दिया है 90 डिग्री दिया। नेट फोर्स, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लगा सकते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, इसी के बराबर आएगा। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, R = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, यहाँ पे क्या आ गया, cos थीटा। अब ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, 10 आ गया।
10 आ गया तो कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया। ये जो नेट फोर्स आया है वो 10 न्यूटन हो गया। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको मान लो थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे इस फोर्स को F इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में, तो 8I प्लस कितना हो जाएगा 6N हो जाएगा। तो 6 अपॉन क्या हो जाता है इतना J, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो गया Fy अपॉन, ये Fx है, ये Fy है, Fy अपॉन क्या हो गया Fx हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन 8 हो गया, आ गया 3/2 आ गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5। अब इसकी वैल्यू क्या करें, आप चार्ट से देख लें, आपके पास कैलकुलेटर हो उससे निकाल लें, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा। आइए इसी को जो है देखते हैं। ये देखिए बीटा एंगल मान लिया गया है, तो जब यहाँ पे इन्होंने बीटा एंगल मान लिया, हमने थीटा एंगल माना हुआ है, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। देखो मास दिया है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आपको एफ नेट मिल जाएगा तो एक्सेलरेशन आसानी से मिल जाएगा। तो एफ नेट कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया था, हमने देख लिया था। ये रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया था कितना आ गया था 10 न्यूटन। और आपको मास पता है 5 kg, तो तुरंत क्या करिए एक्सेलरेशन निकालिए, फोर्स अपॉन मास से। उसका मैग्नीट्यूड 10 था तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। इन द सेम डायरेक्शन आ गया एज द रिजल्टेंट फोर्स, उसी डायरेक्शन में होना ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और एफ नेट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम ही होती है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या किया tan बीटा। अब वो भी इसी बात है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख ही लिया। एफ को क्या लिखा अभी, जैसे मैंने बताया था 6I, ये क्या है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है तो इसको I ले लिया था, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है इसको J ले लिया था। और I J परपेंडिकुलर होते भी हैं। और इसमें जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है या tan बीटा का होता है, आपको पता है, ये वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाई ये वाला कंपोनेंट। अरे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया 8I प्लस 6J, तो 6 अपॉन क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया 3/4 का वैल्यू कितनी होती है 37 डिग्री विद 8 न्यूटन फोर्स। ये आप लोग जानते हैं, पहले भी इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन वेक्टर पे बहुत सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The driver of a three-wheeler moving with a speed 36 km/h see a child standing in the middle of a road and bring the vehicle at the rest 4 मीटर पर सेकंड in the time to save the child। हाँ, बच्चे को बचाना है स्कूल के सामने। What is the average retarding force of the vehicle? ऑब्वियसली पता है आपको, देखो यहाँ पे दे दिया the mass of the three wheeler is 400 kg और ड्राइवर का 65, टोटल हो गया 465 हो गया। आपको मास मिल गया, यहाँ से जो मास आपको मिला वो व्हीकल का वो कितना मिला 400 प्लस 65, तो कितना आ गया 465 आपको मास मिल गया। यानी कि किसी तरीके से एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर लो और फॉर्मूला लगा दो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 36 km/h, और ये देखो सेकंड में दिया गया, ये केजी में दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 36 मीटर पर सेकंड वो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है 36 इंटू 5/18, ये कन्वर्ट करने का तरीका 2, यानी कि कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और जब उसको रोकना है मिडिल रोड पे, व्हीकल को 4 सेकंड में रेस्ट पे ला रहा, तो यहाँ टाइम आपको क्या दे दिया गया है 4 सेकंड दे दिया गया रेस्ट में लाने के लिए, यानी कि v इक्वल टू 0 दे दिया गया। तब एक्सीलरेशन आप पहले इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन आप v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। ये क्या है 0 है, ये क्या है आपका सिंपली आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन आपको चाहिए, समय कितना लग रहा है 4 सेकंड, ए कितना आ गया 10/4 आ गया, माइनस के साथ में कितना आ गया 2.5 ms -2, यहाँ नेगेटिव फोर्स है क्योंकि रिटार्डेशन फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें रख दीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू 465 इंटू कितना आ गया 2.5, साथ में क्या आया माइनस, ये माइनस क्या दिखाएगा रेजिस्टिव फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स दिखाएगा। तो यहाँ से क्या करिए इसको सॉल्व करिए, एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये यहाँ से आप देख सकते हैं। चेंज कर लिया इन्होंने, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेलरेशन कितना आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। वेट क्या हो गया मास ऑफ ड्राइवर प्लस 3 व्हीकल 465, यहाँ पे हमने रख दिया तो क्या आ गया लगभग
1162.5। अब इसको कई बार क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब डेसिमल को क्या करना, 3 पॉइंट इधर ले आना है, तो इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा। और ये जो है ये देखिए सेकंड, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऐसे भी कई बार इसको लिखा मिल सकता है आपको आंसर बुक्स में वगैरह में। तो वैसे क्या है, आपका आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली सही है। नहीं नहीं, ये जो है अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये वाला आंसर आया होगा। तो अगर ये आंसर जो है नहीं मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में राउंड ऑफ करके देखिए, तो ये आंसर आपका जरूर मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए बुलेट ऑफ मास 0.054 kg moving with a speed of 90 meter per second enters in a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी अभी क्या करवाया, फिर भी जस्ट हैव अ लुक। क्या हो गया, सारा खेल क्या है, एक्सेलरेशन निकालने का है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन्होंने लगा दिया, जो जो हमारे पास गिवन था वहाँ से हमें क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। जब एक्सेलरेशन निकल गया तो आपने जस्ट क्या किया, इसको F = ma लगा दिया, 270 न्यूटन आ गया आपका। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है, अगर हम लोग बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, तो जो हम लोगों ने देखा न्यूटन सेकंड लॉ में कि वेक्टर लॉ है, ठीक है, और पूरी तरीके से उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखा, और उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे उसको देखा हम लोगों ने। लास्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने जो है इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पल्स जो है उसके बारे में देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या जो इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स है वो मोमेंटम के बराबर होता है कि नहीं होता। बहुत बार ऐसा केस होगा कि आप देखेंगे ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। इसका वैसे भी टर्म आप जानते हैं, कहते हैं वो बहुत इम्पल्सिव पर्सन है, यानी कि बहुत ही इंस्टेंट वो डिसीजन लेते हैं, बहुत ही वो जो है इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्या किया आपने, एक बॉल लिया, बॉल को क्या किया, तेजी के साथ दीवार पे हिट किया, बहुत तेजी के साथ। वो क्या करता है, यूं गया और यूं रिटर्न होके आया। जो यहाँ पे ये जो टकराया, यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने जाएंगे तो इतना आसान यहाँ पे नहीं है आपके लिए। यहाँ पे जो है आपको चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या करें, चेंज इन मोमेंटम को क्या करेंगे, इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। वहाँ पे कितना फोर्स काम कर रहा है उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं आसान है, क्योंकि जो है अगर आप वो इतने कम सेकंड के लिए लड़ा जो है, या कोई जो है मान लीजिए बॉलर है, ठीक, उसने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने क्या क्या हिट किया, तो वहाँ पे कितना फोर्स काम किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो निकाल पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन चेंज इन मोमेंटम निकाल पाना आसान है, इसलिए हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम के टर्म में। तो ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। ये भी कोई बहुत ज़्यादा नया फोर्स नहीं है, जो है ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ये देखिए, ये टाइम क्या, इतने टाइम में क्या किया, बहुत ज़्यादा फोर्स काम किया। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इस पर कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पूछा जाता है। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स ड्यूरेशन द फोर्स टाइम ड्यूरेशन या इंटू डेल्टा टी। ये क्या हो गया, टाइम कितना चेंज हुआ। और ये निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये जो है चेंज इन मोमेंटम निकालना बहुत आसान है। चेंज इन मोमेंटम, अब देखिए बहुत शॉर्ट टाइम में कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फोर्स काम किया, इसीलिए इसको क्या बोला गया। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं।
जिससे ये क्या हो जाएगा, कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो। ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड से बॉलर ने बॉल डाली। अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो बैट्समैन ने क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव किया, उसी की डायरेक्शन है। मतलब अगर इस तरीके से हमारा पिच है, ये हमारा क्या है, पिच है, और यहाँ पे हमारा क्या है, बैट्समैन है, और इधर से बॉलर है। बॉलर ने इधर से बॉल डाली, इसको स्पीड कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड। ये फिर बैट्समैन ने क्या किया, बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन में क्या किया, इसको हिट किया। इफ द मास ऑफ द बॉल इज, मास तो बॉल का हमको पता ही होगा, 0.51 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू, जो भी हुआ हो, जो भी चेंज हुआ हो इनिशियल से फाइनल में। अब ध्यान दें, ये वेलोसिटी मान लो पहले इस डायरेक्शन में थी, तो आपने क्या किया, दूसरे डायरेक्शन को माइनस में ले लिया, तो ये क्या हो गया, एम हो गया, यहाँ पे इनटू है, ठीक है। तो जो कितना आया, 0.15 इंटू 12 माइनस यहाँ पे हमने लगाया, जो चेंज हुआ 15 इंटू 12। अब ये दोनों क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कितना आएगा, 3.5 न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स का जो यूनिट है ये न्यूटन सेकंड है। तो इम्पल्स कितना काम किया, 3.6 न्यूटन पर सेकंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर। अब ये सी बात है, अब क्या किस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज एग्जाम्पल वेयर द फोर्स ऑन द बॉल by the batsman and time of contact of the ball and the bat are difficult to know, but impulse is really calculated. ठीक है, अब सिंपल सा देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इज इम्पल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। क्वेश्चन है कि क्या इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स कहलाता है। यह है बिल्कुल नहीं, दोनों की वैल्यू है क्या है, सेम ही है, क्योंकि आप जानते हैं मोमेंटम की यूनिट पूरी तरीके से दूसरी है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मीटर पर, आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो गया, केजी मीटर परसेंट, इसकी क्या है, न्यूटन सेकंड है। तो ये पूरी तरीके से नो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स नॉट इम्पल्स। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स इनटू टाइम। तो आपको पता है फोर्स जो होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी होता है, तो बच्चे को ज़्यादातर कंफ्यूज होता है, या फिर इंटू डेल्टा टी से। तो ये जो है, हाँ जो है जरूर, लेकिन ये क्या है, इम्पल्स क्या है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो आज इतना ही रखते हैं। आप